मान नहीं करती। वापसी। एक संत का कलयुग में आगमन। शिवम को अपने नए मंत्र सीखने पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसने देखा कि एक चप्पल तेजी से उसके चेहरे पर गिर रहा है। इससे भी ज्यादा उलझन की बात यह थी कि वो इससे बचने के लिए हिल भी नहीं पा रहा था। उसके दोनों पैर और हाथ पकड़े हुए थे और वो बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। छी, उसने घृणा से सोचा। बेशक वह मूर्ख नहीं है। जब उसने कुछ युवकों को ऐसे कपड़े पहने देखा जो उनके रोजमर्रा के कपड़ों से बहुत अलग थे, तो वो तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। हजारों साल बीत गए थे, शायद ये बहुत लंबा समय था, लेकिन वो अपनी उत्पत्ति, वो स्थान जहां से वो आया था, कैसे भूल सकता था? खासकर जब से वो एक महान संत बन गया था। उसकी याददाश्त पहले से ही इतनी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी कि वो अपने जन्म से लेकर अब तक देखी गई हर एक चीज का वर्णन कर सकता था। मैं उसी दिन पृथ्वी पर लौट आया हूँ जिस दिन मैं संतों की भूमि वाली दुनिया में प्रकट हुआ था, उसने सोचा। पहुंच। उसके तुरंत बाद जूता उसके चेहरे पर आकर गिरा, जिससे वो चीख पड़ा। और ये केवल एक ही घटना नहीं थी, ऐसे कई अन्य चप्पल थे जो उसके शरीर पर पड़े थे। इस तरह का दर्द उसके दिमाग पर असर नहीं करता था, क्योंकि वो पहले ही उससे हजारों गुना ज्यादा दर्द महसूस कर चुका था। चाकू से वार, जलाया जाना, ऐसी चीजें उसे पलक झपकने पर मजबूर नहीं कर सकती थीं। हालांकि जब उसके सिर पर पैर रखा गया तो वह जानता था कि वो यहाँ बहुत कमजोर है। बस उसका गुस्सा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया। वह ऐसा कैसे न कर सकता था? वह एक ऐसा प्राणी था जो आकाश को हिला सकता था, एक साम्राज्य को जलाकर राख कर सकता था। वह कैसे स्वीकार कर सकता था कि नश्वर युवकों का एक समूह उसे पीट रहा है? उसका खून गर्म हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि हाथों से लेकर गर्दन तक नसें उभर आईं। मेरा शरीर कमजोर है, लेकिन अगर मैं अपनी ताकत का 100% उपयोग करूं, तो मैं अभी भी मुक्केबाजों से मुकाबला कर सकता हूं। यह एक ऐसा सिद्धांत था जो बहुतों को पता था कि मनुष्य अपने शरीर से केवल थोड़ी मात्रा में शक्ति का उपयोग करते हैं। कभी कभी यह अत्यावश्यक स्थिति में बढ़ जाती है। हालांकि वह एक महान संत था। 100% शक्ति का उपयोग करने की बात तो दूर, वह 1000% शक्ति का उपयोग करना भी जानता था। संत का प्रकोप, उसके हाथों और गर्दन पर हुए प्रहार को देखकर युवक स्तब्ध रह गए। इसलिए उन्होंने उस पर हमला करना बंद कर दिया। उफ! उसने फूंक मारकर अपने मुंह में बंधा कपड़ा बलपूर्वक निकाला। इसे 1 मीटर ऊपर हवा में फेंका गया, जो कि आश्चर्यजनक बात थी। क्या तुम मरना चाहते हो, छोटे कमीनों? वैसे तो उसकी उम्र 18 भी नहीं थी। जब से वो इस दुनिया में आया, उसने बलपूर्वक अपने हाथ और पैर खींच लिए, जिन्हें उन्होंने पकड़ रखा था, और फिर खड़ा हो गया। क्या हुआ? उनके नेता ने कहा, जो एक बड़ा गंजा आदमी था। उसने शिवम को हैरानी से देखा। वो आदमी, जिसे वो कायर समझ रहा था, उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वो शहर में नरसंहार करने से भी नहीं डरता। उसी समय शिवम उस पर इतनी तेज गति से झपटा कि वो किसी मानव के लिए बहुत अधिक था। जब उसने प्रतिक्रिया की तो शिवम की मुट्ठी उसके चेहरे पर आ चुकी थी। धमाका! इससे बहुत तेज आवाज हुई। गंजा आदमी गिर गया और उसका सिर दीवार से टकरा गया। अरे यार, उसे क्या हो गया है? जल्दी करो, उसे पीट दो, उसे हिलने मत दो, उनमें से एक युवक ने कहा। इसके साथ ही वे शिवम की ओर कूद पड़े। वाद वाला केवल मंद मंद लेकिन घातक ढंग से मुस्कुराया। वो हवा में उछला, लगभग 2 मीटर तक पहुंचा। फिर उसने एक एक करके उनके चेहरे पर लात मारी। उनमें से प्रत्येक को उसने लात मारी और वे गिर पड़े। यहाँ तक कि कुछ की नाक से खून भी बहने लगा। गिरने के बाद उनमें से किसी ने भी उठने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह सदमे में थे। दूसरी ओर शिवम उन्हें देख रहा था। वो उनमें से किसी को नहीं जानता था, न ही उसे पता था कि उन्होंने उसका अपहरण क्यों किया और उसे क्यों पीटा। उसका संदेह था कि उसके स्कूल के किसी व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसका कोई दुश्मन है। मुझे बताओ, तुम्हें किसने आदेश दिया? उसने गंजे आदमी से पूछा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। अतीत में उसने एक ड्रैगन को भी अपने खजाने का स्थान बताने के लिए मजबूर किया था। एक नश्वर युवक के रूप में उन्होंने सोचा कि इसके लिए बस थोड़ी सी धमकी की ज़रूरत है। वहाँ लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा था जो काफ़ी मोटा था और हड्डियाँ तोड़ने वाला था। शिवम ने उसे ले लिया। बिना कुछ कहे उसने गंजे युवक के चेहरे पर छड़ी घुमा दी। धमाका! उसका सिर घूमने लगा। उसे खून की उल्टी हुई और वह तुरंत बेहोश हो गया। अब तुम, उसके दोस्त? वे चौंक गए और कांपने लगे। शिवम को लगा कि वो बहुत जोर से मार रहा है, इसलिए उसने अपनी नज़र दूसरों पर घुमाई। उसने कहा, क्या कोई मुझे बताएगा, या मैं एक एक करके तुम्हारे सिर पर मारूंगा? कृपया ऐसा ना करें, एक दुबले पतले युवक ने अचानक सीधे उत्तर दिया। शायद उसे डर था कि अगर उसके सिर पर इस तरह से डंडा मारा गया तो वो तुरंत मर जाएगा।
शिवम ने उसे घूर कर बोलने का संकेत दिया। हमें देव नाम के एक आदमी ने पैसे दिए थे, दुबले पतले युवक ने कहा। देव? शिवम ने अपनी ठुड्डी पकड़ी, एक आदमी को याद करते हुए जो लंबा था, बास्केटबॉल में अच्छा था और कई महिलाओं को पसंद था। हालांकि उसे अभी भी ये नहीं पता था कि उसने लोगों को पीटने के लिए पैसे क्यों दिए। इस समय उसे पता था कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसने जाने से पहले फिर से युवकों की तरफ देखा। अगर ये बिना आदमखोर और साधना वाली दुनिया में न होता तो वह निश्चित रूप से उनका वध कर देता, लेकिन वो अभी भी तर्कसंगत था। अलग अलग दुनिया के अलग अलग नियम हैं। अत्यधिक ताकत हासिल करने से पहले ओवर एक्टिंग करना उसके लिए बुरा हो सकता है। वीरा शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा। जिस स्थान पर वे उसे ले गए थे वह दुकानों के पीछे एक खाली गोदाम था। वहाँ से लगभग 20 कदम आगे वो एक सड़क पर आया। अपने सामने कारों और पैदल चलने वालों को देखकर वो खुद को अजीब महसूस करने से रोक नहीं पाया। उसकी याददाश्त बहुत साफ थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। तथापि उसने संकुचित आंखों से आकाश की ओर देखा। हालांकि वो पतला था, फिर भी वो अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति महसूस कर सकता था। दूसरे शब्दों में वो यहाँ मंत्रों का अभ्यास कर सकता है। महान पवन, यदि तुम मेरी आवाज़ सुनते हो तो मुझे अपनी शक्ति दिखाओ, शिवम ने धीमी आवाज़ में कहा, जिसे केवल वो ही सुन सकता था। उसके ऐसा कहते ही उसके सामने कई लहरें उभर आईं जो लगभग अदृश्य थीं, जब तक कि आप अपनी आंखें न मूंदे। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी स्वयं सीख कर अभ्यास कर सकता हूँ, उसने सोचा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो इसका मतलब था कि उसे औषधियों का उपयोग करना होगा। इससे पहले उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने पवन मंत्र का मूल मंत्र डालने के बाद प्रकृति की प्रतिक्रिया देखी। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र बेकार है। मंत्र का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ भी हवा है वहाँ पवन शक्ति है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होने का मतलब केवल ये था कि वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम थी कि उसे सीधे शरीर में अवशोषित नहीं किया जा सकता था। बेशक मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, कोई भी इसका जाप कर सकता है, लेकिन इसकी शक्ति को बाहर निकालने के लिए आपको इसका सही अर्थ समझना होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ समझने का मतलब सिर्फ मंत्र के शब्दों का अर्थ समझना नहीं है। शिवम एक महान संत के रूप में 10,000 से ज़्यादा मंत्रों को समझता था जो उसकी याददाश्त में अंकित थे। हो सकता है कि वह किसी दूसरे शरीर में चला गया हो, लेकिन जब तक उसकी याददाश्त बनी रहेगी, हर मंत्र की उसकी समझ हमेशा बनी रहेगी। बस आखिर हुआ क्या था, शिवम ने सोचा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो फिर से यहाँ क्यों आया है। दरअसल उसे ये भी नहीं पता था कि वो साधना की दुनिया में क्यों आया था। बिना किसी नतीजे के जांच करने के बाद उसने केवल यही सोचा कि ये किसी खास घटना के कारण होने वाली आकस्मिक वजहों से हुआ था। हालांकि वो पहले से ही एक महान संत था, एक सचमुच शक्तिशाली अस्तित्व उसके ध्यान में आए बिना कुछ कैसे हो सकता था। दुर्भाग्यवश वो अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। घर वापसी और लिली से मुलाकात। मुझे पहले घर जाना चाहिए, उसने अपने आप से कहा। अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अपने चेहरे को देखते हुए दाईं ओर एक कदम बढ़ाया। वहाँ कोई निशान नहीं था, केवल थोड़ी सी गंदगी थी जिसे वह अपने कपड़ों से साफ कर सकता था। यह वीरा शहर है जो यूरोप के प्रथम श्रेणी के शहरों में से एक है। 20वीं श्रेणी में होने के बावजूद यह काफ़ी विशाल और व्यस्त है। शिवम को अपने घर, जो कि आधिकारिक निवास क्षेत्र में है, तक लौटने में लगभग 20 मिनट लगे। उसके अब माता पिता नहीं हैं, बल्कि वह अपनी चाची और एक चचेरी बहन के साथ रहता है। उनकी चाची यूरोपीय कांग्रेस की सदस्य हैं। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति ने उन्हें एक आरामदायक जीवन की गारंटी दी। आधिकारिक आवास लगभग एक विला जैसा है, जिसमें 2 मंजिलें हैं और एक बड़ा सा आंगन है। एक बार फिर घर को देखते हुए शिवम को ये समझ में नहीं आया कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसकी मानसिकता अलग थी। वो अब सिर्फ एक युवा व्यक्ति नहीं था। हो सकता है कि साधना की दुनिया में अपने जीवन के दौरान वो अभी भी एक युवा व्यक्ति की तरह दिखता हो, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वो हज़ारों सालों से जी रहा था और ऐसी कई चीज़ों से गुजर रहा था जो सिर्फ कल्पना में ही मौजूद थीं। तुम कहाँ थे? अभी अभी घर आए हो? अचानक उसे अपने पीछे एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला उसकी उम्र की थी, जो लंबे स्वेट पैंट और टाइट टैंक टॉप पहने हुए थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे, थोड़ी पीली सफ़ेद त्वचा थी और एक लंबा पतला शरीर था जिसमें उत्तम वक्रता थी। उसके नैन नक्श इतने सुंदर थे जिसको देखकर शिवम का छोटा ड्रैगन बड़ा हो गया। फिर उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया। यह सोच इससे पहले वाले की भावना थी कि वो शीर्ष हस्तियों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, और उसकी हरी आंखों में एक विशिष्टता थी। वे कुछ हद तक ठंडी और शांत थीं, जिससे यह एहसास होता था कि वह एक शिक्षित महिला है। लिली, शिवम ने सहजता से उसका नाम कहा।
वो उसकी चचेरी बहन थी, उसकी मौसी की बेटी थी। लिली ने जब शिवम को अपना नाम कहते सुना तो उसकी भौं तन गई। वो समझ गई कि ये अचानक हुआ था, जो कि काफ़ी अजीब था। आखिरकार वे एक ही घर में रहते थे। उनकी मुलाकात से किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि शिवम का मन कितना भी शांत क्यों न हो, अपने परिवार को फिर से देखते हुए उसके लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल था। लिली और उसकी चाची के अलावा उसका कोई और परिवार नहीं है। हालांकि उसके और लिली के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, लेकिन वो जानता था कि लिली उसे अपना प्यारा भाई मानती थी। जब वो बीमार होता था तो वो हमेशा उसकी देखभाल करती थी, जबकि उसकी चाची उसके साथ ऐसे व्यवहार करती थी। आगे क्या होगा? क्या शिवम अपनी नई दुनिया में ढल पाएगा और अपने अतीत के रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या देव से बदला लेने के लिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा? जानने के लिए बनी कहानी का अगला भाग है शिवम का रहस्योद्घाटन। जैसे वो उसका जैविक बेटा हो, इसलिए वो उन्हें जीवन भर प्यार करती थी। तुम्हें क्या हुआ है? लिली ने पूछा। कुछ नहीं, शिवम ने घर की ओर एक कदम बढ़ाते हुए उत्तर दिया, जिससे लिली का चेहरा उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उसे सामान्य तरीके से बात करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए उसने उससे बात करना बंद करने का निर्णय लिया। आमतौर पर वो शांत और विनम्र होता था, लेकिन आखिरकार वो हजारों सालों तक जीवित रहा था, अनगिनत जीवित प्राणियों से ऊपर खड़ा था। अपने पुराने रूप में अभिनय करना उसे अजीब लगता था, एक वयस्क द्वारा शिशु होने का नाटक करने से कुछ अलग। शायद मुझे उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए, शिवम ने सोचा। यह किसी बात को छिपाने से बेहतर है, क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। वो सरल तरीका पसंद करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें एक रहस्य बनाए रखना था। जब तक वो फिर से संत बन जाता, तब तक उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक साधना है जिससे उससे कमज़ोर लोगों के लिए उसकी बताई हर एक बात को बताना असंभव हो जाता है। शिवम सीधे अपने कमरे में गया, जो दूसरी मंजिल पर था। सभी कमरे वहाँ थे, क्योंकि पहली मंजिल अक्सर उसकी चाची और उसके अधीनस्थों के बीच बैठक का स्थान हुआ करती थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और सभी खिड़कियां बंद कर दीं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि अब कोई अंतराल नहीं है, वह बिस्तर पर चढ़ गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई संत है, उसने कहा, लेकिन उसने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा। आध्यात्मिक मूल का निर्माण। बिस्तर पर बैठने के बाद उसने अपनी आंखें बंद करी। दुनिया मेरी है, वो फिर बोला, जो समय के साथ होता है। अपने दिमाग में अनगिनत मंत्रों को दोबारा सोचकर वो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा मंत्र चुन लेता था। इसे विश्व सृजन मंत्र कहा जाता था। यह एक दिव्य मंत्र था, जो इस मायने में बहुत अनोखा था कि इसके द्वारा वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत ही किसी भी तत्व में परिवर्तित कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने इस मंत्र में प्रारंभिक अवस्था में ही महारत हासिल कर ली थी, इसलिए वे अपने आध्यात्मिक मूल को बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इसके चारों ओर कंपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो, लेकिन ये केवल हवा में ही हुआ था, इसलिए इससे किसी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके चारों ओर अलग अलग रंग की ऊर्जाएं उसके चारों ओर से गुजरने लगीं और फिर उसके रोमकूपों से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश करने लगीं। वे उसके पेट की ओर बढ़े, फिर धीरे धीरे संघनित हो गए। इस आध्यात्मिक केंद्र को बनाने में मुझे 2 घंटे लग सकते हैं, उसने सोचा। मंत्रों के कई स्तर होते हैं। आम जनता को उच्चतम स्तर महान मंत्र है, जैसे कि विश्व निर्माण मंत्र, जो दिव्य स्तर पर था। वह केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था। नीचे दिए गए मंत्रों की तुलना में दिव्य मंत्र का एक लाभ यह था कि एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो ये सीधे आध्यात्मिक कोर का निर्माण कर सकता है। अन्य मंत्रों के विपरीत, जहां आध्यात्मिक कोर का निर्माण चरणों में किया जाना था, मंत्र के स्तर के आधार पर उच्चतर मंत्रों में कम चरण होते हैं। एक बार आध्यात्मिक कोर का गठन हो जाने पर आपको मूल रूप से एक प्रशिक्षु संत माना जाता है, जो नश्वर लोगों की तुलना में पहले से ही 100 लोगों का वध कर सकता है। इसके बाद कोर को आत्मा से जोड़ना है और साथ ही इसकी ऊर्जा को बढ़ाना है। इस चरण पर आप पहले से ही एक आधिकारिक संत हैं। भले ही यह केवल पहला चरण हो, आपकी ताकत मनुष्यों के लिए अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती है, यहाँ तक कि वे अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। विश्व निर्माण मंत्र के बारे में शिवम की समझ उस स्तर से बहुत आगे थी, इसलिए प्रशिक्षु शिवम बनने के बाद वह मूलतः तुरंत ही आधिकारिक संत बन सकता था। केवल वहां पहुंचने की प्रक्रिया में समय लगा, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी और वह इसे जल्दबाजी में नहीं कर सकता था, अन्यथा इससे उसके आध्यात्मिक मूल को क्षति पहुंचती। पृथ्वी की स्थिति को देखते हुए शायद उसे किसी औषधि की आवश्यकता थी। 30 मिनट, 40 मिनट, वो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था और इस समय उसके पेट के भीतर से एक रंगीन रोशनी निकल रही थी। इससे दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे हवा में कंपन होने लगा। 100 मिनट के बाद प्रकाश बहुत अधिक हो गया और उसके कमरे में भर गया।
यदि लिली अब उसके कमरे के पास जाती तो उसे वहां से निश्चित रूप से कुछ रहस्यमय चीज का एहसास होता। फिर उसने अपनी आंखें खोली। आमतौर पर वे हरे रंग के होते थे, लेकिन इस बार वे विभिन्न रंगों के थे और बदलते रहे। उसी समय उसने अपना मुंह खोला और वहां से कुछ निकला। यह एक क्रिस्टल की तरह था जो विभिन्न रंगों से बना था। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि यह उसका आध्यात्मिक मूल था। वास्तव में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा हर चीज के लिए उपयुक्त है, यहाँ तक कि शारीरिक शक्ति, गति और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी, उसने खुद से कहा। वह खड़ा हो गया और कोर को वापस उसके पेट में भेज दिया। ओह! उसने आह भरकर अपने शरीर को शांत किया। उसकी आंखों की सारी रोशनी भी गायब हो गई, लेकिन फिर उसने हवा में मुक्का मारा। टकराना। इससे हल्की धमाकेदार आवाज पैदा हुई जिससे हवा में कंपन होने लगा। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन हवा में कंपन पैदा करने वाला मुक्का असल में बैल का सिर भी उड़ा सकता है। इसके बाद वह उछला और अपने कमरे की छत को छूने में कामयाब रहा, जो लगभग 3.5 मीटर ऊंची थी। रात का भोजन और अनकही बातें। लगता है देर हो रही है, उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। खाने का समय हो गया है। उसकी मौसी को घर वापस आ जाना चाहिए। अगर वो अभी भी बाहर नहीं आया तो शायद मौसी उसे बुला दें। फिर उसने सोचा कि क्या उसे बताना चाहिए, और इस बारे में सोचने के बाद यह वास्तव में एक बेहतर विकल्प था। लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं गया। वो पहले बाथरूम गया। उसका शरीर अभी पसीने से लथपथ था, इसलिए अगर वो ऐसे ही बाहर निकलता तो बुरा लगता। उन्होंने लगभग 10 मिनट तक स्नान किया, जो कि काफ़ी जल्दबाजी भरा काम था। फिर उन्होंने नए कपड़े, लंबी जीन्स और काली टी शर्ट पहन ली। आईने में अपना चेहरा देखने पर उसे थोड़ा सा अंतर महसूस हुआ। एक पुरुष के लिए वो बहुत सुंदर माना जा सकता है। उसके बाल थोड़े घुंघराले सुनहरे हैं। एकमात्र कमी ये हो सकती है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखता है, क्योंकि वो शायद ही कभी व्यायाम करता है। हालांकि संत बनने के बाद उसके बारे में एक अलग आभा थी। हालांकि वो अभी भी कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन उससे कमज़ोरी का एहसास नहीं होता था। साथ ही उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे की वजह से उसे देखने वाले लोग निश्चित रूप से सोचते थे कि वो अपने दोस्तों के बीच सबसे आगे है। जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसने लिली को आते देखा। क्या हुआ तुम्हें? 2 घंटे कमरे में रहने के बाद उसने पूछा। आजकल शिवम कभी कभार ही बाहर निकलता था, इसलिए लिली का उस पर शक करना कोई अजीब बात नहीं थी। शायद उसे लगा हो कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसके शब्दों के जवाब में शिवम मुस्कुराया। यह दृश्य देखकर लिली को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका चेहरा आमतौर पर लगभग हर समय सपाट रहता था। लिली, क्या तुमने कभी कोई चमत्कार देखा है? उसने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? लिली ने फिर पूछा। मैं तुम्हें नीचे दिखाऊंगा। शिवम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया। जब वो उसके पास से गुजरा तो उसने उसके सिर को छुआ और उसके सुनहरे बालों को सहलाया, जिससे वो आश्चर्य से उछल पड़ी। तुम? उसने कहा। क्या उसने अभी अभी मेरा सिर मारा है? उसने आश्चर्य से पूछा और एक कदम आगे बढ़कर देखा कि वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। दिया, लिली की माँ, और एक अजीब एहसास। डाइनिंग टेबल नीचे की तरफ है, लिविंग रूम के ठीक पीछे। ये काफ़ी बड़ी थी। इसमें 10 सीटें थीं। कंधे तक लंबे सुनहरे बाल वाली एक महिला मुख्य कुर्सी पर बैठी थी। वो लगभग 30 वर्ष की लगती है। उसकी आंखें हरी हैं और उसका चेहरा लिली के समान ही है, सिवाय इसके कि वो परिपक्व है। उसका शरीर पतला और लंबा था, जबकि उसकी त्वचा गोरी थी। लंबी जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहने शांत और सहज स्वभाव वाली वो आसानी से ये आभास दे रही थी कि वो एक विश्वसनीय महिला है। बेशक हकीकत ऐसी ही है। कई सालों तक एक अकेली माँ के रूप में रहने और फिर दुनिया के सबसे अमीर महाद्वीप की कांग्रेस की सदस्य बनने के बाद एक बड़े शहर में ऐसी महिला सिर्फ एक ही हो सकती है। उसने शिवम की ओर देखा, जो अभी अभी आया था। पहले तो वो कुछ देर तक बस घूरना चाहेगी, जैसा कि आप आमतौर पर तब करते हैं जब दूसरे लोग आपके पास आते हैं। हालांकि शिवम की मुस्कुराहट और उसकी बहुत ही व्यवस्थित गति ने उसे कुछ पलों के लिए उसे देखने से रोक नहीं पाए। चाची! शिवम उसके पास रुका और उसे पुकारा। उसकी उलझन भरी निगाहों के सामने वो थोड़ा झुका, फिर उसे गले लगा लिया। महिला, दिया, ने एक जमे हुए भाव के साथ अपना मुंह खोला। यह और भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण था, क्योंकि आमतौर पर शिवम हमेशा इस तरह के शारीरिक संपर्क से बचने वाला व्यक्ति था। बेशक उसने उसके गले लगने का विरोध नहीं किया। उसने बस उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या किसी भूत ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है शिवम? यह भूत से कहीं अधिक कुछ है, शिवम ने गले लगते हुए कहा। जब उसने अपनी चाची को देखा तो उसका दिल कांप उठा। जिस महिला ने उसे पाला था, उसके लिए उसने बहुत पहले जो लालसा दबा रखी थी, वो फिर से उभर आई, जिससे वो उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। हो सकता है कि वो पृथ्वी के इतिहास से अधिक जीवित रहा हो, ताकि वो इस धरती पर किसी को भी एक छोटे बच्चे के रूप में देख सके। लेकिन आप चाहे जो भी हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आपको पाला है उसी तरह से नहीं देख सकते हैं जिस तरह से आप किसी और को देखते हैं। माँ,
मुझे लगता है कि हमें उसे मानसिक अस्पताल ले जाना चाहिए। मुझे सचमुच लगता है कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है, लिली ने कहा, जो अभी अभी आई थी। दिया अपनी बेटी के सुझाव से तुरंत सहमत नहीं हुई। वो शिवम को देखती रही, मानो वो देखना चाहती थी कि क्या वास्तव में उसके साथ कुछ गड़बड़ है। शिवम ने भी उसे बताने में जल्दबाजी नहीं की। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके उत्सुक चेहरे को देखकर उसने कहा, पहले आपको शांत होना होगा चाची, नहीं तो आपका दिल आश्चर्य से उछल जाएगा। मैं उन लोगों में से एक हूँ जो इस महाद्वीप की नीतियाँ निर्धारित करते हैं। मैंने किस तरह का तूफान नहीं देखा है, उसने जवाब दिया। यह सिर्फ एक तूफान नहीं है, दिया ने हंसते हुए कहा। इस बीच लिली ने उसके माथे को छुआ। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लिली ने जवाब में उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उसकी उंगलियां छुईं। चुपचाप उसने उसके शरीर में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा डाल दी। यह क्या है? वह अचानक चौंक गई और उसने अपना हाथ तुरंत वापस खींच लिया। क्या हुआ दिया चाची? लिली ने पूछा। लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी उंगलियों को देखती रही, भौं सिकोड़ती रही। एक पल के लिए उसे लगा जैसे ठंडा पानी उसकी उंगलियों से होकर उसके शरीर में बह रहा है। इससे उसे एक सुखद अनुभूति हुई। कृपया उत्सुक मत होइए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आइए पहले खाना खा लें, शिवम ने अपनी चाची से कहा। आखिरकार वो कुछ और नहीं बोली। उसने चम्मच और कांटा लिया और खाना शुरू कर दिया। शिवम ने मेज पर रखे व्यंजनों को घूर कर देखा। ये डिनर अभी भी लग्जरी फूड की श्रेणी में आता है। इसमें फ्राइड डक, ग्रिल्ड मीट, हॉट सूप है। हालांकि वो उसके लिए जिसने ड्रैगन मीट भी खाया था, वे बहुत साधारण कहे जा सकते थे। साधना की दुनिया में उसके अधीनस्थ शायद उन्हें एक नज़र भी न दे, लेकिन वह जानता था कि वो इस बारे में धरती पर शिकायत नहीं कर सकता। उसे अभी भी खाना था। उसकी ताकत अभी भी उस स्तर से बहुत दूर थी जहां उसे भोजन की आवश्यकता नहीं थी। उसने तले हुए बत्तख का एक टुकड़ा लिया और उसे धीरे धीरे खाया। उसकी चाची बीच बीच में उसकी ओर देखती रहती थी। सुनो दोस्तों, कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि लिली, उसकी दोस्त जोया, लिली की माँ दिया और दिया की दोस्तें जिनकी उम्र 30 जोड़ है, वे सब मिलकर शिवम के साथ नॉटी टॉप मस्ती करेंगे। इसलिए बने रहो, कहानी को सुनते रहो। शिवम एक सुप्रीम संत है, इसलिए सुपर हिंदी नॉवेल को सब्सक्राइब करो। आगे क्या होगा? क्या शिवम अपनी चाची और लिली को अपनी शक्तियों के बारे में बता पाएगा? क्या वे उस पर विश्वास करेंगे? जानने के लिए बने रहें। बीच बीच में उसकी ओर देखती रहती थी और यह स्पष्ट था कि उन्होंने उसकी उदासीनता को भांप लिया था। टिप्पणी करना चाहने के बावजूद अंत में उन्होंने खुद को रोक लिया। रात्रि भोजन जल्दी ही समाप्त हो गया। आमतौर पर वे तुरंत एक साथ मेज साफ कर देते, लेकिन दिया और लिली ये जानना चाहते थे कि शिवम क्या दिखाना चाहता है। दरअसल शिवम को भी किसी ऐसी चीज़ की ओर इशारा करना थोड़ा मुश्किल लगा जो मौजूद ही न हो, लेकिन चूंकि वो अपना मन बना चुका था, इसलिए उसने अपना हाथ मेज़ पर रख दिया। हाथ की उंगलियां हिली और प्रत्येक नाखून की नोक पर धुआं दिखाई दिया, जो बाद में आग में बदल गया। शिवम को सरल मंत्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति थी। उसकी उंगलियों की गति ही उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी उंगलियों पर प्रत्येक ज्वाला तेजी से बढ़ती गई। वे आपस में मिलकर बेसबॉल के आकार का एक आग का गोला बन गए। यद्यपि ये छोटा था, फिर भी इससे निकलने वाली गर्मी महसूस की जा सकती थी। शिवम और लिली ने अपना मुंह खोला। लिली ने तो अपनी आंखें भी रगड़ी। यह क्या है? उसने अवचेतन रूप से पूछा। आग का साधना, शिवम ने उत्तर दिया। अगर तुम इससे बड़ा साधना देखना चाहते हो तो चलो बाहर चलते हैं। तुम्हारे पास जादू कैसे है? दिया ने शिवम से पूछा। शिवम को उसकी आवाज़ से थोड़ा अजीब लगा, जैसे वह केवल उसके पास जादुई शक्ति होने से आश्चर्यचकित थी, साधना से नहीं। क्या ये पहली बार नहीं है जब आपने ये देखा है चाची? शिवम की ये सुनकर लिली को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उत्सुकता से अपनी माँ की ओर देखा। दिया ने अपना सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, कभी नहीं, लेकिन किसी बहुत भरोसेमंद व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में बताया था। ओह! शिवम ने अपनी आंखें सिकोड़ी। इसे इस बात की पुष्टि माना जा सकता है कि धरती पर साधना थे। वे शायद इतने छिपे हुए हैं कि कांग्रेस का कोई सदस्य भी उन्हें नहीं देख सकता। इसलिए मुझे अपनी चाची जी के 2 बड़े बड़े खरगोश को देखकर सब कुछ बताने का मन हुआ। लेकिन तुमने ये कैसे किया? दिया ने शिवम की हथेली में जलती आग को घूरते हुए फिर पूछा। बाद वाले ने अपनी हथेली बंद कर ली, जिससे आग का गोला बुझ गया और उसकी जगह इतनी ठंडी हवा चलने लगी कि पहले की गर्मी ठंडी हो गई। दूसरे हाथ से उसने अपनी ठोड़ी पकड़ी और उसने कहा, यह कहना बहुत कठिन है। मुद्दा ये है कि आज दोपहर मैंने एक दूसरे संसार में लंबी यात्रा की। कई वर्ष बीत गए, लेकिन यहाँ तो बस एक पल ही बीता। शायद जब मैं चला गया तो यहाँ समय रुक गया। शिवम स्वाभाविक रूप से हजारों वर्ष नहीं कहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होगा। उसकी चाची शायद उसे एक बूढ़े शैतान के रूप में सोचेगी। वर्ष पर्याप्त थे।
वह स्वयं कल्पना कर सकती थी कि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने वाली सटीक संख्या क्या थी। जब शिवम ने उन्हें ड्रैगन मूव दिखाया था, तब दोनों महिलाओं की प्रतिक्रियाएं उससे भी अधिक अतिरंजित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्तब्ध होने वाली थीं। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना? दिया ने कहा। आप बहुत ज़्यादा स्काई नहीं देखते हैं, है ना? शिवम ने कहा। अच्छी बात यह थी कि दिया और लिली के आश्चर्य के साथ चीखना या उछलना नहीं था। वे ज़्यादा चुप थीं, इसलिए शिवम को जवाब देना आसान लगा। ये समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो। फिर से सन्नाटा छा गया। लगभग 10 मिनट बाद कोई बोला, क्या अब आप एक महामानव हैं? दिया ने पूछा। शिवम ने हल्के से अपना गला साफ किया। उसने जवाब दिया, मैं अब स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत हूँ। पता नहीं मुझे सुपर ह्यूमन कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ समय दें, मैं उस स्तर तक पहुँचने में सक्षम हो जाऊँगा जहाँ मैं परमाणु हथियार को नज़रअंदाज कर सकूँ। तुम। लिली को ऐसा लगा जैसे वह उसके शब्द सुनकर गिरने वाली थी। दूसरी ओर शिवम ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी कर सकती हूँ? दिया ने खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा। बेशक आप कर सकती हैं चाची। मेरे पास कई विधियाँ हैं जिनमें से एक आपके अनुकूल होनी चाहिए। हालांकि साधना का अभ्यास करने में समय लगेगा। मैं अपने अनुभव के कारण इतनी तेजी से कर सकता हूँ, इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। पिछवाड़े में प्रदर्शन और एक भावुक पल। क्या तुम मुझे इससे बड़ा वाला दिखा सकते हो? इस बार दिया ने पूछा। चलो पिछवाड़े में चलते हैं, शिवम ने उत्तर दिया। ये उजागर तो नहीं होगा, है ना? शिवम ने हिचकिचाते हुए कहा। कैमरे की भी बंद कर दो। ठीक है, दिया ने सिर हिलाया। उसने अपना सेलफोन निकाला और सीसीटीवी बंद कर दिया। इसके बाद तीनों उठ खड़े हुए और पिछले दरवाजे से पिछवाड़े में चले गए। ये काफ़ी बड़ी जगह है। इसमें एक स्विमिंग पूल और एक छोटा बगीचा है। शिवम ने अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले इधर उधर देखा। एक बार फिर उसकी उंगलियां हिली और उसके ठीक बाद चारों तरफ से हवाएं इकट्ठी हुईं और एक तूफान बना जो लगभग 10 मीटर ऊंचा था। वाह! दोनों महिलाएं फिर से आश्चर्यचकित हो गईं। मैं इसे और तेजी से घुमा सकता हूँ ताकि ये अपने आसपास की हर चीज़ को नष्ट कर दे, शिवम ने हाथ हिलाते हुए कहा, जिससे तूफान शांत हो गया। बिल्कुल अप्रत्याशित, दिया ने शिवम की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। वो अचानक शिवम के पास आई और अपनी बाहों को हिलाते हुए उसे बगल से गले लगा लिया। चाची! शिवम उसकी अचानक हुई हरकत से उलझन में पड़ गया। मैं जानती हूँ इस तरह की ताकत पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। सौभाग्य से तुम अभी भी जीवित हो, महिला ने आह भरी। लिली, जो पहले सिर्फ प्रशंसा के भाव दिखा रही थी, ने तुरंत अपना भाव बदल दिया। उसे लग रहा था कि वह उलझन में है। उसकी माँ सही थी। ऐसा नहीं हो सकता कि यह सिर्फ दूसरी दुनिया की यात्रा थी और उसे कई शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। उसने बहुत कुछ सहा होगा। उसके व्यक्तित्व में आया बदलाव इसका सबूत है। दूसरी ओर शिवम इस अजीब स्थिति से असहज था। उसने फिर से अपना गला साफ किया। अपनी चाची के शरीर को थोड़ा सा धकेलते हुए उसे गले से हटा दिया। उसने कहा, यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचती हैं चाची। और देखो, मैं अभी भी यहाँ हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक है। दिया ने उसके हाव भाव देखे। एक राजनेता के रूप में वो ये कैसे नहीं समझ पाई कि वो केवल उसका उत्साह बढ़ाना चाहता था। हालांकि वो ये भी समझ गई कि वो नहीं चाहता था कि ये अजीब स्थिति बनी रहे। भविष्य की योजनाएं और सुरक्षा के उपाय। तो फिर आपकी क्या योजना है? उसने विषय बदलते हुए पूछा। शिवम ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। उसने पूर्व की ओर देखा जहां पहाड़ों की कतारें थीं। हालांकि रात थी, लेकिन वे काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे क्योंकि वहां स्ट्रीट लाइटें थीं। जहां दूर दराज और ऊंचाई है, वहां साधना का अभ्यास करना आसान है। इसलिए हमें एक नए घर की ज़रूरत हो सकती है और ये काफ़ी बड़ा होना चाहिए। दिया ने शिवम की निगाहों का अनुसरण किया और अजीब तरह से मुस्कुराई। अगर आप वहाँ एक अलग घर चाहते हैं तो मुझे डर है कि हमें कम से कम 10 मिलियन यूरो की आवश्यकता होगी। दिया चाची वीरा शहर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, लेकिन शिवम जानता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसका 10% भी नहीं। इस महाद्वीप पर कांग्रेस की महिलाओं का वेतन कम कहा जा सकता है। चिंता मत करो चाची, मेरे पास पैसे कमाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं उन पर एक नज़र डालूं, शिवम ने जवाब दिया। ठीक है, दिया ने सिर हिलाया। हालांकि अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस शहर या राज्य में कोई भी व्यवसाय जल्दी से निपट जाएगा। समय आने पर मैं अवश्य तुम्हारी मदद मांगूंगा। शिवम ने उसकी मदद की पेशकश को अस्वीकार नहीं किया। वो और अन्य लोग घर लौट आए। शायद अभी भी वे बहुत सी बातें करना चाहते थे, लेकिन शिवम ने उन्हें अपने कमरे में वापस जाने को कहा। वो स्वयं अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही वो बिस्तर पर बैठा, उसने एक रहस्यमय साधना किया। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा
उनके शरीर से बाहर निकली और उनके चारों ओर एकत्रित होकर दो लगभग अदृश्य पारदर्शी पक्षियों का रूप ले लिया। जाओ, उसने अपना हाथ हिलाया और वे तुरंत उसके कमरे की दीवारों को तोड़ते हुए उड़ गए। उनमें से प्रत्येक दिया चाची और लिली में जाएगा और फिर उनके शरीर में प्रवेश करेगा। वे इस मायने में अद्वितीय थे कि यदि वह मर भी जाए तो भी वे जीवित रह सकते थे, और जैसे जैसे वह मजबूत होता गया वे और भी मजबूत होते गए। वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इस समय कमज़ोर थे, लेकिन वे दिया और लिली को रहस्य लीक करने से रोक सकते थे। अगर कोई उनसे पूछे भी तो साधना उनके हाव भाव को शांत रखेगा, मानो उन्हें कुछ भी पता न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे शिवम को संकट का संकेत भेज सकते हैं और वो खुद उनके ठिकाने का पता लगा सकता है। शिवम ने ये सिर्फ एहतियात के तौर पर किया। उसे उन दोनों महिलाओं पर भरोसा था, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने गलती से बात की हो। अगर ये सिर्फ उसके जादू के बारे में होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ये तथ्य कि वो दूसरी दुनिया में चला गया था, शायद कुछ बुरा हो सकता था अगर किसी और को पता चल जाता। उसके बाद उसने एक किताब और एक कलम निकाली। उसने ऐसा बिना किसी हरकत के किया, बस हवा को नियंत्रित करके उन्हें बिस्तर पर उड़ा दिया। उसने पुस्तक से कागज के 2 टुकड़े फाड़े और प्रत्येक पर अपनी विधि सहित एक मंत्र लिखा। मंत्र किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते आप उसे समझते हो, इसलिए उन्होंने इसी भाषा में लिखा है। उन्हें इसमें फिट होना चाहिए, उसने सोचा। जब उसने लिखना समाप्त किया तो उसने कागज के प्रत्येक टुकड़े की ओर देखा। उसने उन पर ऊर्जा भेजी ताकि अगर वे दिया और लिली के अलावा किसी और के हाथों में पड़े तो वे कुचल जाएं। फिर उसने उन्हें अपनी बेड साइड टेबल पर रख दिया और फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले के विपरीत उसके चारों ओर कोई ऊर्जा तरंग नहीं थी। यह अत्यंत शांत था क्योंकि वह वास्तव में ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आज रात वह केवल अपने नवगठित आध्यात्मिक कोर को स्थिर करना चाहता था, ताकि जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो उसे कोई समस्या न हो। सुबह उसने अपनी हरी आंखें खोली जो और भी चमकीली लग रही थीं। पूरी रात जागने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। वो किसी ऐसे व्यक्ति से भी ज़्यादा तरोताज़ा लग रहा था जो अभी अभी उठा हो। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने अपना शरीर फैला दिया, जिससे उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। क्या मुझे स्कूल जाना होगा? यह सवाल अचानक उसके दिमाग में आया। वो हाई स्कूल के अपने 3रे वर्ष में था। क्या शिवम अपनी स्कूल लाइफ को फिर से जी पाएगा, या उसकी नई शक्तियाँ उसे एक अलग रास्ते पर ले जाएंगी? या उसके परिवार को उसके रहस्य के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए जुड़े रहें। सुप्रभात। और एक रहस्यमय मंत्र। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं और दिया चाची ने हल्की मुस्कान के साथ शिवम की ओर देखा। उनकी निगाहें केवल उसी पर टिकी थीं जैसे वे किसी चित्रकला की बारीकी से जांच कर रही हों। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक संतुष्टि का भाव था, मानो शिवम का नया रूप उन्हें बेहद भा गया हो। शिवम ने भी उसी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शरारत झलक रही थी। उसने अपनी जेब से 2 कागजों में से एक निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। चाची, मैंने आपके लिए एक मंत्र लिखा है। उसने बड़े ही सहज भाव से कागज दिया चाची की ओर बढ़ाते हुए कहा। दिया चाची ने तुरंत वह कागज लपक लिया और उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें कागज पर लिखे शब्दों पर घूमती गईं, उनके माथे पर भ्रम की लकीरें उभरने लगीं। ये क्या है? उन्होंने बिना सोचे समझे पूछा। उनकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। शिवम ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मंत्र को समझना आसान नहीं है, इसीलिए आपको इसे बार बार पढ़ना होगा। दिया ने एक गहरी सांस ली और मंत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। बेशक पहली बार में कोई भी इसे कैसे समझ पाता, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके चेहरे पर वही उलझन बनी हुई थी। मेरे बारे में क्या? लिली ने, जो ये सब देख रही थी, उत्सुकता से पूछा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कागज का दूसरा टुकड़ा निकाला और लिली को थमा दिया। अपनी माँ की तरह लिली भी उसे पढ़ते ही घबरा गई। उसके चेहरे पर भी वही भ्रम और थोड़ा सा अचंभा साफ दिख रहा था। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। दिया ने आखिरकार अपनी हार मान ली और अपनी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। उन्होंने उस रहस्यमय कागज को अपने बटुए में सावधानी से रख लिया। स्कूल का रास्ता और एक अप्रत्याशित मुलाकात। नाश्ते के बाद शिवम और लिली पैदल ही स्कूल की ओर चल पड़े। उनका स्कूल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, महज 500 मीटर की दूरी पर। रास्ते भर लिली कभी कभी शिवम द्वारा दिए गए उस रहस्यमय कागज को पढ़ती रहती। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई होती, मानो वो किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। दूसरी ओर शिवम शांतचित्त होकर बस आगे की ओर देखता हुआ चलता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब वे एक अपार्टमेंट वाली इमारत के पास से गुजरे तो अचानक एक धीमी मधुर आवाज़ ने लिली को पुकारा। लिली, रुको। लिली तुरंत वहीं रुक गई और शिवम के पास भी रुकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इमारत से एक युवती बाहर निकली। उसने एक स्टाइलिश स्कर्ट, छोटी आस्तीन वाली शर्ट
और लंबे काले मोज़ों के साथ जूते पहने हुए थे। उसके सुनहरे बाल उसकी छाती तक ही पहुंच रहे थे, बहुत लंबे नहीं थे। उसके चलने का तरीका काफ़ी सहज था, हाथ शरीर से सटे हुए और पैर एक दूसरे के काफ़ी करीब, जिससे पहली नज़र में वो एक कमज़ोर और नाजुक महिला का आभास देती थी। हालांकि यह धारणा उसके गुलाबी होठों पर तैरती हल्की मुस्कान के कारण तुरंत गायब हो जाती थी, जो उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग लग रही थी। जोया नाम की ये महिला शिवम के लिए कोई अजनबी नहीं थी। वे शायद ही कभी आपस में बात करते थे, लेकिन जोया को लिली की सबसे अच्छी दोस्त कहा जा सकता था और वो अक्सर लिली के घर आती जाती रहती थी, जिससे शिवम से उसकी मुलाकातें होती रहती थी। क्योंकि जोया का परिवार एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार था, इसलिए उनके पास काफ़ी धन दौलत थी। हालांकि वो अभी भी हाई स्कूल की छात्रा थी, फिर भी वो पहले से ही एक आलीशान अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जो उसकी संपन्नता का प्रमाण था। लिली और जोया ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया, फिर हल्के से गले मिली। जोया की आंखें शिवम पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहें उसके चेहरे से शुरू होकर धीरे धीरे उसके पैरों की ओर घूम रही थीं। वो थोड़ा हैरान दिख रही थी। लिली, मुझे लगता है कि तुम्हारे चचेरे भाई में कुछ बदलाव आया है, उसने अंततः कहा। हाँ, लिली ने तुरंत सहमति जताई, बिना किसी बहस के। उसे एहसास हुआ कि अगर वो झूठ बोलेगी तो दूसरे लोग सोचेंगे कि वे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि शिवम का परिवर्तन काफ़ी स्पष्ट था और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब वो एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता है। पहली नज़र में ही उसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी, जोया ने फिर कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी प्रशंसा थी। शिवम ने कुछ नहीं कहा, वो बस एक और कदम आगे बढ़ा। जोया भी एक कदम आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन लिली ने उसे रोक दिया। वो चाहती थी कि वे दोनों शिवम से थोड़ी दूरी बनाए रखें, ताकि शिवम उनकी बातचीत न सुन सके। दुर्भाग्यवश लिली को ये पता नहीं था कि शिवम 30 मीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उसकी इंद्रियां इतनी तीव्र हो चुकी थीं। उसमें क्या परिवर्तन हुआ? जोया ने फुसफुसाते हुए पूछा। यह एक पारिवारिक रहस्य है, लिली ने जवाब दिया। वह चीज़ें छिपाने में बहुत माहिर थी और उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। ये किसी प्रकार के अनुष्ठान के कारण तो नहीं है, है ना? कौन से अनुष्ठान? युवा होने का अनुष्ठान, कुंवारी से पुरुष बनने का अनुष्ठान। तुम? जोया के शब्दों से लिली पूरी तरह अचंभित रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। क्या मैं सही हूँ? लिली के हाव भाव देखकर जोया को और भी संदेह हुआ। उसने अपनी आवाज़ थोड़ी नीची की। तुम ही थी जिसने उसे आदमी बनने में मदद की थी। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। लिली ने तुरंत जोया के हाथ पर तमाचा मारा। उसका चेहरा लाल हो गया था। जोया जानती थी कि लिली कैसे झूठ बोलती है, लेकिन इस बार लिली की प्रतिक्रिया देखकर उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। इसलिए उसने फिर कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में शरारत भरी थी। क्या तुम्हें अचानक वो पसंद आ गया? लिली ने जोया को संदेह भरी नज़रों से देखा। उसकी आवाज़ में थोड़ी ईर्ष्या थी। बाद में जोया ने धीरे से अपना गला साफ करते हुए जवाब दिया, मैं बस कह रही थी प्रभा, तुम्हें पता है एक अलग थलग आदमी लेकिन फिर भी अच्छा दिखना बहुत दुर्लभ है। तो आप ये कह रही हैं कि इससे पहले वो अच्छा नहीं था? लिली ने पलटकर पूछा। नहीं, वह अच्छा है, लेकिन इतना आकर्षक नहीं था। हम अक्सर दूसरे लोगों को केवल उनकी सतह पर ही देखते हैं। जोया ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, नहीं, एक महिला के रूप में आपको पता होना चाहिए कि हमें उकसाने के लिए कुछ चाहिए। ये कहने के बाद उसने अपना चेहरा लिली के कान के करीब लाते हुए फुसफुसाया और एक अजीब मुस्कान के साथ आगे कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको किसी दूसरी महिला द्वारा अपने चचेरे भाई को ले जाने पर आपत्ति होगी। यह सुनकर लिली एक पल के लिए शर्मा गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया। तुम पागल हो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में उतनी दृढ़ता नहीं थी। एक नई चुनौती और राजनीतिक साजिश। उनकी बातचीत सुनकर शिवम, जो उनसे कुछ कदम आगे चल रहा था, चकित रह गया। वो जानता था कि औरतें अक्सर आपस में अजीब बातें करती हैं, लेकिन इस बार वे खुद उसके बारे में बात कर रहे थे और बोलने वालों में से एक उसकी अपनी चचेरी बहन थी। उसे बहुत परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब लगा। सौभाग्यवश वे अंततः स्कूल पहुंच गए थे, इसलिए दोनों महिलाओं ने अपनी बातचीत बंद कर दी। यह स्कूल एक उत्कृष्ट विद्यालय था। इसकी आधुनिक 5 मंजिला इमारत थी, जबकि स्कूल प्रांगण में कई खेल मैदान भी थे। यद्यपि यहाँ के छात्रों की पृष्ठभूमि काफ़ी भिन्न थी, फिर भी उनमें से अधिकांश छात्र होशियार और मेहनती थे। स्कूल के पिछले दरवाजे से प्रवेश करते ही शिवम स्कूल के मैदान में पहुंचा और वहीं रुक गया। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लगता है कोई मुझे देख रहा है, उसने सोचा। ओ नहीं, मैं नहीं बल्कि लिली। उसने पीछे मुड़कर देखा। लिली अभी भी जोया के साथ साथ चल रही थी। उसके आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं था, लेकिन शिवम को अपनी इंद्रियों पर पूरा भरोसा था। वो ऐसा महसूस कर सकता था क्योंकि उसने लिली के शरीर में साधना भर दी थी, जिससे लिली की सुरक्षा करना उसके लिए और आसान हो गया था। कल मैं और अब लिली, यह निश्चित रूप से कोई व्यक्तिगत बात नहीं है।
अगर वे किसी साधारण परिवार से होते तो वो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन उनके परिवार की मुखिया दिया चाची एक कांग्रेसी थी। कुछ स्थितियों में यह वास्तव में संभव था। आखिरकार ऐसे कई कांग्रेसी रहे हैं जिनकी हत्या की गई है। शिवम को उत्सुकता हुई, इसलिए उसने तुरंत अपनी चाची को बुलाया। क्या है? उसकी चाची की आवाज़ उसके मोबाइल फ़ोन से गूंजी, थोड़ी तेज़ और चिंतित। शिवम ने उत्तर दिया, चाची, दरअसल कल मुझे कुछ लोगों के समूह ने अगवा कर लिया था और आज मुझे लगता है कि एक अन्य समूह लिली पर निगरानी रख रहा है। क्या? दिया अचंभित दिखी। उनकी आवाज़ में डर साफ था। शिवम ने जल्दी से उसे शांत किया, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ लिली ठीक रहेगी। भले ही वे विशेष बल हों, उन्हें मेरी आंखों के सामने किसी का अपहरण करने के लिए कई सौ लोगों की आवश्यकता होगी। शिवम के शब्दों के कारण दिया की सांसें जो तेज हो गई थीं, फिर से शांत हो गईं। दूसरी ओर शिवम ने पूछा, चाची, आखिर हुआ क्या था? वो शायद कभी राजनीतिक समाचारों पर नजर रखते थे, इसलिए वो पूरी तरह से अंधेरे में थी। मामा, शायद परमाणु पनडुब्बी निर्माण परियोजना के प्रति मेरे समर्थन के कारण इस महाद्वीप के कुछ देश और कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। यामिनी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचकिचाहट थी। इस सब का कारण जानने के बाद भी शिवम के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यूरोप सभ्यता का केंद्र था, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी और कई राज्य और यहाँ तक कि कई साम्राज्य भी थे। यहाँ की राजनीति स्वाभाविक रूप से इतनी जटिल थी कि कुछ भी हो सकता था। शिवम, क्या आप चाहते हैं कि मैं मदद के लिए कुछ लोगों को भेजूं? दिया ने पूछा। उनकी आवाज़ में चिंता थी। नहीं चाची, शिवम ने जवाब दिया, यह आवश्यक नहीं है। दुश्मन को ये सोचने दो कि हम अनजान हैं। जब वे आएंगे तो मैं उनसे छुटकारा पालूंगा। ठीक है, कृपया सावधान रहना। फ़ोन वहीं ख़त्म हो जाता है। शिवम ने अपना सेलफोन अपनी पतलून की जेब में डाला और फिर पीछे की ओर देखा। लिली और जोया उसके ठीक पीछे आ रही थी। जोया, उसने पूछा, तुमने किसे फ़ोन किया? तुम्हारी माँ, शिवम ने उत्तर दिया, जिससे जोया को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुमने मेरी माँ को क्यों बुलाया? उसने संदेह से पूछा। शिवम मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वो जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जोया के साथ इस बारे में बात करना ठीक नहीं था। वो बाद में उसके सेलफोन पर मैसेज करने की योजना बना रहा था। अपनी कक्षा में जाओ, उसने आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही कहा। लिली पर नज़र रखने वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल होगा। उसने अंदाज़ा लगाया कि वे किसी ऊंची इमारत में दूरबीन से देख रहे होंगे। वो उन्हें वहां नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए वो उनके आगे बढ़ने का इंतज़ार करेगा। क्या बकवास है? लिली ने अनायास जोया की ओर देखा, क्योंकि उसे शिवम से कोई जवाब नहीं मिला था। वो अजीब है, जोया ने कहा, और उसने जो कहा उससे लिली को लगा कि इसका कुछ संबंध जादू से है, क्योंकि यही तो अजीब बात थी। उसने सोचना बंद कर दिया और एक कदम आगे बढ़ी। जोया के साथ वे स्कूल की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर चले गए। उनकी कक्षा 7वीं कक्षा थी। शिवम से अलग थी। शिवम की कक्षा सी में थी, जबकि वे कक्षा ए में थे, जो सबसे प्रतिभाशाली छात्रों वाली कक्षा थी। दोनों कक्षाएं 5वीं मंजिल पर थीं। अब आगे क्या होगा? क्या शिवम अपनी चाची और लिली को बचाने में नजर रख रहे हैं?